बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अकेले दौड़कर अव्वल आने के ख्वाब सजाने वाली नून लीग पर कयामत टूटी है। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी मंजूर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला गया है। मेरे पास फहरिस्त आई है कि किस किस रहनुमा की अपीलें मंजूर हुई हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां हैं, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से। लेकिन बड़ा अहम है, क्योंकि जब कभी ये लेकिन आता है, ये खुशखबरी के साथ कुछ चैलेंजेस भी लाता है। और इसी के हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म की कार्रवाई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अभी तक की लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और आज हमारे मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी ताहयात नाअहली जो खत्म होनी है, जिस इस केस के बेसिकली सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब होंगे। तो काजी साहब आज उस केस की समाअत कर रहे हैं। मेरी कौम से दरखास्त होगी कि ये जरूर सुने, आपको फर्क वाजे नजर आएगा कि पीटीआई के रिलीफ के हवाले से जो केसेस होते हैं उनमें काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज, काजी साहब का रवैया, काजी साहब किस तरह से वकला के साथ इंटरेक्शन रखते हैं वो देखिएगा। और आज का केस नवाज शरीफ साहब जिस केस के अल्टीमेट बेनिफिशियरी होंगे, आप उस केस के अंदर भी काजी साहब का रवैया देखिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब सियासत, इस केस की भी कुछ तफसीलात जो अभी तक की समाअत का अहवाल है वो आपके सामने रखना जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सवाल पर रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। सियासतदानों की नाअहली से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। 7 रुकनी लार्जर बेंच, जो कि हम ख्याल बेंच है, वो 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सज्जादुल हसन के वकील खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है। क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील खुर्रम रजा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप अपनी दरखास्त तक महदूद रहें, जिस पर खुर्रम रजा ने कहा कि अदालत मुकदमे की कार्रवाई 184(3) में चला रही है या 187 के तहत। आर्टिकल 62 में कोर्ट ऑफ लॉ की तारीफ नहीं बताई गई। और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को, आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है। सवाल यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है। फिर जी चीफ जस्टिस साहब ने यह बात भी कही कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, कंफ्यूजन ना फैलाई जाए इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन सर पर है, इसलिए हमने इस केस का जल्दी फैसला करना है। अब इस केस का जल्दी फैसला करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, और आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि यह सारा मामला किसकी तरफ जा रहा है और क्यों इस केस का अब जल्दी फैसला होना जरूरी है, क्यों इस केस की समाअत जल्दी होना जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये आने वाला वक्त बहुत वाज़े अंदाज में बता देगा कि ये सब कुछ क्या एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। दरखास्त में कहा गया है कि दीगर सियासी जमातों के बरक्स पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कानून की गलत तशरीह की, जिसके बायस नाइंसाफी हुई। पीटीआई की दरखास्त में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2023 को आर्जी रिलीफ दिया गया था। आर्जी रिलीफ से कबल फरीकैन को नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं। नाकाबिल तलाफी नुकसान के खदशात के तहत अबूरी रिलीफ दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि बल्ले का निशान न मिलने से नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। पीटीआई की जानिब से अपनी दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने की इस्तदा की गई है। अब इस सब के ऊपर नंबर लग चुका है दरखास्त पर। अब ये किस तरह का बेंच बनता है, कब ये दरखास्त फिक्स होती है, क्या इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, सियासतदानों की नाअहली के केस का फैसला जल्दी करेंगे ताकि इलेक्शंस के अंदर अब हाम ना हो, क्या उसी
थ्योरी के तहत इंशाल्लाह हमारे काजी साहब इस केस का भी फैसला करेंगे और वकीलों को सुनेंगे भी। और काजी साहब जो हैं वो खुद बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें सुन के कौम को बड़ी खुशी होती होगी, लेकिन जाहिर बात है कि एक अदालत के अंदर वकील जो है वो दलाइल देता है, जज दलाइल नहीं देता। ये भी एक चीज है और प्रेसिडेंस है और पूरी दुनिया में ऐसे होता है। जज सवाल पूछ सकता है, लेकिन जज वकील से एक सवाल पूछे और वकील उसका जवाब दे और कहे कि जज कहे कि सबूत किधर है, वकील कहे कि मैं आपको सीडी दिखाता हूं, जज इधर उधर निकल जाए। फिर जी जज वकील से पूछे ये कैसे आप कह सकते हैं, वकील कहे सर मैं आपको ये लेटर दिखाता हूं इसके तहत, वो कहे कि अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं ना, ये छोड़ें आप इधर उधर की बातें। ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको फैज हमीद साहब के हवाले से भी एक डिटेल दे दूं। मैंने कहा आपके सामने ज्यादा खबरें हैं, वो सारी रखनी है आज बरोज जुमेरात की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को जवाब जमा करवा दिया है और जराये के मुताबिक साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए हैं। जराये का बताना है कि फैज हमीद ने जवाब में कहा कि 2017 में होने वाले धरने में उस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर टीएलपी के साथ मुज़ाकरात किए थे। फैज हमीद ने अपने जवाब में बताया कि 2017 में उस वक्त वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ था, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। यानी एक स्पेशल कैबिनेट का इजलास हुआ जिसमें उस वक्त के डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार और मिलिट्री की क़यादत यानी कि उस वक्त के चीफ भी मौजूद होंगे। इन तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत पर मैंने टीएलपी से मुज़ाकरात किए। मैं तो डीजीसी था, मैंने तो हुकूमत के अहकामात जो कि आईएसआई और आर्मी को दिए गए थे उन अहकामात की बजा आवरी की। ज़राए का कहना है कि फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। ख्याल रहे कि फैजाबाद धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक आईजी ताहिर आलम और खुशहाल खान भी मौजूद हैं और इस कमीशन का वो हिस्सा हैं। फैज हमीद साहब जो हैं इन्हें पहले बुलाया गया था, ये पेश नहीं हुए। कहा गया था कि नोटिस जिस एड्रेस पे भेजा गया वहां पे फैज हमीद साहब है नहीं। फिर एक और नोटिस भेजा गया, अब जवाब जमा करवाया गया है। इसका मतलब क्या ये लिया जाए इस खबर का कि फैज हमीद साहब पेश हुए हैं या सिर्फ अपना जवाब भेजा है? ये भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है, क्योंकि कमीशन ने शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाने का फैसला किया है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का भी रोल था उस टाइम पे। और इस कमीशन के सामने अगर साबिक वजीर आजम पेश हो सकता है, शायद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर दाखिला पेश हो सकता है, तो आई डोंट सी अ रीजन कि एक साबिक डीजी आईएसआई इस कमीशन के सामने क्यों नहीं पेश हो सकता। वो सही है, गलत है, जो भी है, लेकिन वो इस कमीशन के सामने अगर पेश होते हैं तो इससे कोई उनके कद में कमी नहीं होगी। जिस तरह से वजीर आजम के मनसब के अंदर कोई कमी नहीं हुई कि अगर शायद खाकान अब्बासी चल के इस कमीशन के सामने चले गए। और ये वो चीजें हैं जो जाहिर बात है हमें रूल ऑफ लॉ के लिए करनी चाहिए और इन पर बात भी करनी चाहिए। वहीं दूसरी जानिब तोशाखाना रेफरेंस केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में की। आज साबिक वजीर आजम और उनकी अलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी और अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है, यानी कि बरोज हफ्ता। तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला भी 6 जनवरी को होगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर रखी है, लेकिन वो तोशाखाना फौजदारी केस है ये, जिसका वो जज, वो क्या नाम था उसका, जज हमायूं दिलावर, उसने फैसला दिया। तारीखी पाकिस्तान की तारीख के अंदर अपना एक मुनफरिद मकाम रखा हमायूं दिलावर साहब ने वो फैसला देकर। अच्छा वो एक केस है, एक है नैब का रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना, तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अच्छा वहीं दूसरी जानिब जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के हवाले से पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लाहौर हाई कोर्ट में भी पीटीआई ने केस किया हुआ था। जैसे पेशावर हाई कोर्ट में था ना, लाहौर हाई कोर्ट में भी, वहां से भी एक अपडेट ले लें। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर ढिल्लू ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा की दरखास्त पर समाअत की, जिसे अदालत ने नाकाबिले समाअत करार दिया। अदालत ने इस दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह नाकाबिले समाअत है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी है, फिर उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा रहा है, तो इतना कोई लाहौर हाई कोर्ट वाली बड़ी डेवलपमेंट भी नहीं थी। वहीं दूसरी जानिब ट्रिब्यूनल्स जो हैं वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें, मस्बत खबरें आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ और हामियों की इस वक्त मैदान में वापसी का जो अमल है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। एक तो एजाजुल हक साहब जो कि साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं, उनके बावल नगर से 2 कागज मंजूर हो गए थे, पिंडी से 1 कागज रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने तो वैसे अगले दिन टीवी पे भी आके कह दिया किसी ने शरारत की है, वो बिल जो जनवरी में अभी पेएबल है, प्रिंट नहीं हुआ लेकिन जनरेटेड है, उस बिल के एवज इन्होंने कहा कि मेरे कागज मुस्तरद हो, वो वापस हो जाएंगे, वो हम अदालत में जाके
بتائیں گے اور ہمارے تو ویسے ہی معاملات ٹھیک ہیں. تو ان کا تو ایشو تھا کوئی نہیں. شیخ رشید صاحب کا سیریس ایشو تھا کیونکہ مری کے اندر انہوں نے کوئی 900 950 کی پیمنٹ نہیں کی تھی کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ کے, گورنمنٹ کے ذمے ان کے 900 950 روپے تھے, اس کی بنیاد پہ کتنا سیریس ایشو ہے نا. نواز شریف تاحیات نہ اہل ہے, مریم نواز جو ہیں ان کے اوپر ہزاروں کیسز, لیکن ان کے کاغذات پر اعتراض نہیں بنتا, لیکن ان پر تو بنتا ہے. اب جو عدالتیں ہیں وہاں سے ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. کراچی سے حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں ان کے کاغذ جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں جو کہ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے. رحیم یار خان سے جاوید اقبال بڑائچ جو ہیں اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے راولپنڈی سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. راولپنڈی سے راجہ بشارت کے, راولپنڈی سے اعجاز الحق کے, ایمان طاہر جو ہیں ان کے اٹک سے, ناز طاہر یہ بھی اٹک سے ان کے کاغذات منظور ہو گئے. اعظم خان نیازی میاں والی این90 سے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوٹ ادو سے تحریک انصاف کے سابقہ ایم این اے ہیں اور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں شبیر قریشی. ان کے کاغذات کے والے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی وائف جو ہے ان کا ایک بڑا اہم پیغام آیا تھا پوری قوم کے نام, اور ان کے کاغذات میں جو رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی پھر ان کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے. اب ملتان ہائی کورٹ ٹریبیونل بینچ جو ہے بیسیکلی جو آپ کو پتا ہے کہ بینچز ہوتے ہیں, تو ٹریبیونل جو ان کا بنا ہے وہ ملتان میں بنا ہے, اور پنڈی میں بھی ایک ہے, ملتان میں بھی, اور لاہور میں بھی سنے جائیں گے. 9 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جو اس طرح سے کیسز سن رہے ہیں. ملتان ہائی کورٹ ٹریبیونل بینچ سے سابقہ ایم این اے اور سابق وفاقی وزیر شبیر قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے, لیکن ہائی کورٹ کے باہر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب یہ جو لیکن میں نے کہا تھا نا کہ لیکن مشکلات خوشخبریوں کے ساتھ کچھ بری خبریں بھی ہیں, اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کے رہنما شبیر علی قریشی کو ان کے وکیل کے چیمبر کے دروازے توڑ کر گرفتار کیا گیا. 25 کے قریب پولیس اہلکار نہیں, 25 کے قریب پولیس کی گاڑیاں موقع پر موجود تھیں, اور فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کسی کو علم نہیں کہ انہیں کہاں اور کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے پر درج 2 مقدمات میں ضمانت حاصل کر چکے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ مزید لوگ جو ہیں انہیں اریسٹ کیا جائے گا, اور فیلڈنگ لگا دی گئی ہے. جو لوگ جو ہیں وہ الیکشنز جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ کاغذات نامزدگی ایکسپٹ کروانے جب وہ خود پیش ہونا ضروری ہے, اور جب وہ عدالتوں کے اندر خود پیش ہوں گے ٹریبیونلز کے اندر, تو وہاں سے انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ. لیکن کم از کم ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت محتاط رہ کے پھونک پھونک کر قدم رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا, پروسیڈ کرنا ہوگا, اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انہیں دیکھنی پڑیں گی. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا, بڑے تحمل سے جانا پڑے گا آگے, بڑے تحمل سے پیچھے چیزیں مینج کرنی پڑیں گی اپنی ساری کی ساری. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہیں بچنا ہوگا. اس وقت پکڑے جانے کا مطلب ہے کہ آپ کو پریشرائز کر کے وہ سارے ٹیکٹکس اپنا کے جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں الیکشن سے ہی آپ کو وڈرا کروا دیا جائے. تو 8 فروری قاضی صاحب کہتے ہیں نا کہ 8 فروری تک الیکشن ڈیلے نہیں ہونے, تو 8 فروری تک آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے سسٹم سے. سسٹم آپ کے پیچھے ہے, کیونکہ سسٹم ایک شخص مفرور سزا یافتہ اشتہاری لاڈلا پرو میکس اکیلا دوڑ کر اول آنے کے خواب دیکھنے والا, جو کہ اکیلے دوڑ کر بھی اول نہیں آ سکتا, نواز شریف. سسٹم اس وقت اس کی سہولت کاری کے چکر میں برے طریقے سے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے اور اپنا نقصان کرتا جا رہا ہے. سسٹم پر سے لوگوں کا ٹرسٹ, پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ ایروڈ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور بالکل اس وقت آپ کہہ لیں کہ زیرو ہی ہے, اور سسٹم پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کا ایک مفرور شخص کی سہولت کاری کے پیچھے. تو آپ نے اس سب کے اندر بچنا ہے. جیسے شبیر قریشی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا, ان چیزوں سے بچیں. سمارٹ ٹیکٹکس جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں نے پہلے بھی کچھ اپنائے, جیسے حافظ فرد صاحب کا مجھے ابھی بھی بڑا دلچسپ لگا. تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اندر تو جانے نہیں دینا تھا, وہ صبح 7 بجے خاکروب بن کے جھاڑو پکڑ کے اندر چلے گئے. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز لگائیں, ذرا دماغ کے گھوڑے چلائیں, اور ذرا پاکستانی قوم کے جو جگاڑ ہوتے ہیں وہ ذرا جگاڑ اپنا کر کچھ کارروائی اس طرح کی ڈالیں, تبھی جا کر آپ کا کوئی فائدہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.